अटेंशन बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई सप्लायर्स को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना बेहद ज़रूरी है। आप ये सब लोग कुछ जानते होंगे। अगर आप 31 मार्च 2025 तक एमएसएमई सप्लायर्स को भुगतान नहीं किया है तो आपको इनकम टैक्स में डिसअलाउंस का सामना करना पड़ेगा या पड़ भी सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग किसी भी एमएसएमई रजिस्टर्ड जो पर्सन होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं या फिर सप्लायर्स है, उनको 45 डेज के अंदर में पेमेंट करना मैंडेटरी है। ये रूल कब आया था? लास्ट ईयर आया था। अगर आपका पेमेंट डिले होता है या फिर आप डिले करते हैं तो उस पर 3 गुना इंटरेस्ट आपको पे भी करना पड़ेगा या फिर आप ले भी सकते हैं अगर आपके पास डिले होकर पेमेंट आती है। इससे क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया जाए जिससे कि आपका टैक्स बढ़ जाए। डिसअलाउ मतलब आगे देखेंगे वीडियो में। आरओसी और एमसीए की कंप्लायंस में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप किसी भी एमएसएमई होल्डर का पैसा रोकते हैं, उनको 45 डेज के अंदर में पेमेंट नहीं करते हैं तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे तो कर रहे होंगे। और एमएसएमई से माल या एमएसएमई मतलब जिससे भी आप माल ले रहे हैं या फिर सर्विसेज ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, और सामने वाला पर्सन जो है, सामने वाला बिजनेस जो है वो एमएसएमई में अपने आप को एनरोल किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको क्या पता लगेगा कि सबसे पहले तो ये कि 45 डेज़ का पेमेंट रूल क्या है, 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट करना क्यों ज़रूरी है, पेमेंट डिले होने पर क्या पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट टैक्स में डिसअलाउंस कैसे होगा और लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है डेफिनेटली। उसके बाद की पेमेंट का सही तरीका क्या है, एमएसएमई सप्लाई से जुड़े बिजनेस के लिए आपको कंप्लायंस के लिए आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, एमएसएमई पेमेंट रूल के अनुसार बिजनेस ओनर्स को क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये सारी की चीज़ें। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि अगर आप एमएसएमई सप्लायर्स हैं तो पहली बात तो उसकी आप लिस्ट बनाइए। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग पेमेंट को आप कैलकुलेट करें कितना आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। थर्ड, 45 डेज़ के अंदर में आपको पेमेंट क्लियर करने का प्लानिंग बना लीजिए क्योंकि वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 30 डेज़ ही बच रहे हैं। फोर्थ, पेमेंट प्रूफ और कंप्लायंस रिकॉर्ड को आप मेंटेन कीजिए। स्टेप 5 क्या है, अगर आप पेमेंट में डिले हो तो एमएसएमई से रिटर्न एग्रीमेंट ले लीजिए। अगर आपका बिजनेस एमएसएमई सप्लायर्स के साथ काम करता है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट क्लियर करें और लीगल और टैक्स प्रॉब्लम से आपको बचना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 1 साल पूरा हो चुका है एमएसएमई कंप्लायंस में जो न्यू रूल्स आए थे। तो इसमें क्या है, सेक्शन 43B है जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है। मतलब कि अगर जो है 43B के अंदर इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है जिसके अंदर आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अगर आपने एमएसएमई होल्डर्स का पेमेंट आपने कर दिया है तो वो आपका एज ए एक्सपेंस काउंट होगा और उसका जो वो अमाउंट आपका एज ए इनकम भी एज ए एक्सपेंस काउंट होगा। बट अगर आपने उनको पेमेंट नहीं किया है तो वो अमाउंट आपकी इनकम एडजस्ट हो जाएगी, इनकम मानी जाएगी, बेशक से आप अपनी बुक्स में उसको एक्सपेंसेस लिखिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेमेंट आपको टाइम से कर देनी है। बट अभी क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स अंडर एमएसएमई, जो भी एमएसएमई के अंडर जो भी आपके क्रेडिटर्स है उनको आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट क्या करना है, विद इन 45 डेज। 45 डेज आपका कब काउंट होगा, इनवॉइस डेट से, जिस दिन आपका बिल बनता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट उसको कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है। एप्लीकेबल कब होता है, ये 31 मार्च के बैलेंस पे। मतलब कि क्या, पूरे महीने तो कोई ना कोई बिल तो बनता ही रहता है, 31 मार्च के बैलेंस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है, सपोज दैट आपने इन्वॉइस बनाया 14/6 मीन्स कि 14 जुलाई को, उसकी पेमेंट आपने करी 30 मार्च को। तो पेमेंट तो आपने करी पर यहाँ पे कितना हो गया, डिले हो गया, कितना टाइम का, डेफिनेटली 45 डेज से तो ऊपर का ही है। तो क्या यहाँ ये रूल एप्लीकेबल होता है? देखिए, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि जो रूल बना है वो 30 मार्च को जो आपका कोई इन्वॉइस बनेगा उसके अमाउंट पे बना है। अगर उस दिन आपकी कोई पेमेंट ड्यू है और आपने नहीं की तो वो अमाउंट आपका एक्सपेंस की बजाय आपका इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। और क्या ये सब पे एप्लीकेबल होता है? नहीं, ये आपके मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर पे एप्लीकेबल होता है, मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर पे एप्लीकेबल होता है, ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर से डील करते हैं तो आपको उनको टाइमली पेमेंट करना होगा। अगर एमएसएमई होल्डर है तो 45 डेज, एग्रीमेंट बना हुआ है तो ऑन एग्रीमेंट टर्म्स, नहीं बना हुआ है तो विद इन 15 डेज आप कर सकते हैं।
हाँ, अगर एग्रीमेंट आप 45 डेज़ के ऊपर का बनाते हैं तो 45 डेज़ के ऊपर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपने कैपिटल गुड्स में परचेज़ किया हुआ है तो उसके लिए उस पे ये 45 डेज़ का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। वो आपके आपस की आप कितने दिन में पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है। कुछ चेकलिस्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे इजीली ध्यान रखनी है। कुछ 4-5 चीज़ें हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपके जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे भी आप सामान लेते हैं, प्लस उनकी आप लिस्ट बनाइए और उनसे आप डिमांड कीजिए एमएसएमई सर्टिफिकेट्स का। अगर वो आपको प्रोवाइड कर देते तो आप उनकी पेमेंट जो है, जो भी अगर वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर, तो आप उनकी पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे 43 सेक्शन 43B के अंडर में आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है, आप ये जो रूल है ये स्मॉल एंड माइक्रो पे एप्लीकेबल होता है, मीडियम कैटेगरी इसके अंदर नहीं आती है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो सामने आपके पास जो एमएसएमई आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में है। उसके बाद है आइडेंटिफाई करना अपने वेंडर्स को कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर है। अगर ट्रेडर है तो आप 43B सबसेक्शन H के अंदर में उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है। उसके नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई करना है कि पेमेंट जो है वेंडर्स को अगर कैपिटल गुड्स है तो उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस अगर आपने एमएसएमई को पेमेंट नहीं करी है और उस पर क्या होता है, आपको 3 गुना इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो वो भी आप पे कर दीजिए। नेक्स्ट है कि इंश्योर करना है टाइमली पेमेंट। कैसे, देखिए सब 45 डेज, 14 तारीख यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, 14 फैब को अगर कोई आपका इन्वॉइस जनरेट होता है तो उसका 45 डेज आते आते क्या होता है, 31 मार्च एंड हो जाता है। मीन्स सिंपल सी चीज़ है, 14 फैब तक जो भी आपका बिल रेज हुआ है उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च तक तो कर ही देनी है। उसके आगे आप उसको पेंडिंग नहीं रखना है। बेशक से आपका सपोज 15 या 16 को बनता है तो देखिए उसकी तो ड्यू डेट अप्रैल में आएगी, 1-2 अप्रैल को, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वो आप 1 या 2 जितनी भी अप्रैल को उसकी ड्यू डेट बनती है आप उसमें उसको पे कर सकते हैं। बट हाँ, 14 फैब तक के बिल्स जो है आपको प्रॉपर सारे के सारे क्लियर कर देने हैं। तो होप सो कि आपको जो है, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपको किस तरह से डील करना है अगर आपके पास जो एमएसएमई सप्लायर्स है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन रूल्स का ध्यान रखें। बेशक से 1 साल हो चुका है, ये एप्लीकेबल हो गए थे लास्ट ईयर ही, इस साल भी एप्लीकेबल है क्योंकि अभी जस्ट 1 मंथ ही बचा है आईटीआर फाइलिंग को और 1 ही मंथ बचा है आपको इन्वेस्टमेंट करने को, टैक्स सेविंग करने के लिए जो भी आपको करना बेस्ट होता है वो आप कीजिए और प्लस इन सारे रूल्स का भी ध्यान रखिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे फाइनेंशियल फिट।